हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम क्लास 11 की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है बच्चों? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं, उसके जो भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और बहुत सारे जो लॉज होते हैं उन नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करते हैं, उनकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? तो उनकी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो फिजिक्स के अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, और उनसे जो भी लॉज जुड़े होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब नेचुरल फिनोमेना यानी क्या होता है? हवाएं चल रही है, पानी बह रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है तो कहीं पर ज्वालामुखी फट रहा है। आप देखते हो सूरज रोज पूरब से निकलता है, पश्चिम की ओर डूब जाता है। बरसात के दिनों में आप आसमान में इंद्रधनुषा देखते हो, आप एक नदी देखते हो जो कि हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल फिनोमेना से है ना। और उससे कोई ना कोई एक लॉ जुड़े होते हैं। तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी निर्माण होती है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हम क्या करते हैं? हम उसे लैब के अंदर दोहराने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे लैब के अंदर दोहराने की कोशिश करते हैं तब हम उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करना पड़ता है। अब हम जो चीज़ों को मेज़र करता है मतलब क्या करते हैं? तो मतलब हम किसी स्टैंडर्ड चीज़ से उसे कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 किलो शक्कर लेनी है ना। तो आप क्या करोगे? आप एक 5 किलो का बाट लोगे और उससे कंपेयर करोगे शक्कर को। जब दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा तो आप कहोगे कि आपके पास 5 किलो शक्कर है। मतलब आपने क्या किया? मतलब आपने किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ उसे कंपेयर कर दिया है, राइट। तो जब आप चीजों को किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करते हो तो वो स्टैंडर्ड चीज को कहता है हम यूनिट, उस स्टैंडर्ड चीज को कहता है हम यूनिट। अब यूनिट जब आप लिखते हो तो यूनिट के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे आपने लिखा 5 kg, है ना। जब आपने किसी स्टैंडर्ड साइज को लिखा 5 kg, तो केजी क्या है? केजी उसका यूनिट है। और 5 क्या है? 5 उसके वैल्यू या मैग्नीट्यूड होता है ना। ये जो होता है नंबर में होता है, और इसको हम वैल्यू भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और केजी क्या है? केजी एक यूनिट है। तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके हर एक के यूनिट्स होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है किलोग्राम। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है सेकंड। उसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, जी यानी बल्ब जो होता है, बल्ब की चमक, उसे हम मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट है कैंडेला। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है केल्विन। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनके पास हमारे यूनिट्स होते हैं, राइट। तो अब देखते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी क्या होता है ना। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो बहुत सालों पहले अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। जैसे कहीं पर सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता था, कहीं पर एमपीएस सिस्टम यूज किया जाता था, कहीं पर एफपीएस सिस्टम यूज किया जाता था, तो कहीं पर हाल ही में 1971 से हमने ऐसा सिस्टम को यूज करना चालू कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड। अब सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम बच्चों 1832 में जर्मन मैथमेटिशियन से कार्ल फ्रेडरिक गॉस उन्होंने प्रपोज किया था, और बहुत सालों तक ये चला था। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, कैलकुलेशन के लिए दिक्कत आ रही थी, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को हम इसको नहीं गिन सकते थे, इसलिए ये बाद में वैनिश हो गया, है ना। एमकेएस सिस्टम बच्चों फ्रांस और फ्रांस की जो अलाइड कंट्रीज थे उसके अंदर यूज होता था। एमकेएस सिस्टम कहां पर यूज होता था? फ्रांस और फ्रांस की जो अलाइड कंट्रीज थी उसके अंदर हम यूज करते थे। एफपीएस सिस्टम ब्रिटेन और ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी उसके अंदर हम यूज करते थे एफपीएस सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर
सीजीएस सिस्टम यानी क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। एमपीएस सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। एफपीएस सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड होता है। और ऐसा सिस्टम यानी सिस्टम डे इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही सिस्टम क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चों पहले क्या होता था, अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज होते थे। अब अलग अलग सिस्टम यूज होने के कारण कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती थी। मान लीजिए जैसे ब्रिटेन है या ब्रिटेन कंट्रीज है, वहां पर एफपीएस सिस्टम यूज होता था। अब यहाँ पर जो भी अगर कोई बड़ी लंबाई नापनी होती है तो वो माइल्स में गिनते थे, और फ्रांस वाले उसको किलोमीटर या मीटर में गिनते थे। अब यहाँ समझ में लीजिए, एक प्लेन निकला यहाँ से ब्रिटेन से फ्रांस की तरफ, है ना, और यहाँ से जब वो ब्रिटेन से निकला तो पायलट ने उसकी स्पीड रख दी थी 200 माइल्स पर आवर की उसकी स्पीड रख दी थी। अब फ्रांस वालों ने देखा कि भैया इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पायलट को बताया कि भैया आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इससे कम कर दो और इसकी स्पीड कर दो 300 किलोमीटर पर आवर कर दो। अगर ये कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन जो है पायलट को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो आगे में उसको दिक्कत आ जाएगी, है ना, कि भैया 200 बड़ा या 300 बड़ा, माइल्स बड़ा या किलोमीटर बड़ा। ये उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत आ जाती थी। जैसे कहीं पर कोई रूम की लंबाई है, हम आज भी हमारे इंडिया में जो रूम है या घर है वो फुट में गिनते हैं, और वहां पर बाकी देशों में कहां पर एमकेएस सिस्टम है, मीटर में गिनते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कत आती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, 1971 में 14वीं इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर सब लोगों ने, सब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक ही सिस्टम यूज करेंगे और वो रहेगा एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम के फायदे ये थे कि वो डेसिमल में था और उसमें कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से किया जाता था, है ना। तो अब देखते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं बच्चों जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। जैसे मान लो अगर मुझे मेरा वेट बताना है ना, मेरा वेट बताना है तो मैं बताऊंगा मेरा वेट है 50 किलो। क्या मैं ऐसा कहूंगा कि मेरा वेट है 50 किलो दोपहर के 2 बजे, या मेरा वेट है 50 किलो जब मेरी लंबाई है 7 मीटर? इस तरह से हम नहीं बताते हैं। या अगर कपड़े की लंबाई भी बतानी है तो हम कहते हैं ये हमने कपड़ा लिया 3 मीटर जो कि था 4 बजे, 5 मीटर हो गया 6 बजे, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उसके जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि नीचे में दी गई है। जैसे 7 पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है बच्चों? पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट है इसका मीटर और इसका सिंबल आता है एम। अगर मास की हम बात करें, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। उसी से टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम का सिंबल है सेकंड और उसका टाइम का यूनिट है सेकंड और उसका सिंबल है एफ। उसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या आता है? केल्विन आता है और उसका सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है ए और उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में गिनते हैं, है ना, और उसका सिंबल है सी। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल और इसका सिंबल है MOL। अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी बात कर देता हूँ कि ये ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या होती है और इसका यूनिट कैंडेला कैसे पड़ा। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी यानी क्या होती है? कोई बल्ब होता है, मान लो एक बल्ब है, इसकी हमें चमक गिननी है तो इसकी जो चमक गिनते हैं तो उसकी चमक का यूनिट है कैंडेला, है ना। अब इस बल्ब की चमक कैसे गिनी जाए इसके लिए भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, राइट, ये हमने एक बल्ब ले लिया, इसकी हमें चमक गिननी है। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब को जलाएंगे और इसके सामने में एक पेपर रख देंगे। पेपर जो होता है स्टेंसिल पेपर उसको रख देंगे और इस पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं? ग्रीस का दाग लगा देते हैं। तो जैसे ही इस ग्रीस का दाग लगा देते हैं तो ये बल्ब की चमक के कारण से ये दाग जो है ये चमकने लगता है। तो हम दूसरी साइड में क्या करते हैं? एक कैंडल को रख देते हैं और ये कैंडल को जला देता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि एक साइड से वो ज्यादा चमक रहा है, एक साइड से वो कम चमक रहा है, राइट। तो हमने दूसरी कैंडल रख दी,
तो दूसरी कैंडल से हम देखते हैं एक साइड से ज़्यादा चमक रहा है, दूसरी साइड से उसकी चमक थोड़ी सी कम हो गई, तो पहली साइड इस साइड से चमक भी थोड़ी सी कम हो गई। इसी तरह से हम तीसरी कैंडल रखते हैं, चौथी कैंडल रखते हैं, पांचवी कैंडल रखते हैं। ऐसे मान लो हमने 20 कैंडल्स रख दी हैं, ऐसे मान लो हमने 20 कैंडल्स रख दी हैं, तो हमने देखा कि एक टाइम आया जब 20 कैंडल्स हमने रख दी तो दोनों साइड से इसकी चमक जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है, और अब ये बिल्कुल प्लेन पेपर दिख रहा है, कहीं इस पर भी ये चमक नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे इस बल्ब की चमक जो है वो 20 कैंडल्स के बराबर है ना। इस बल्ब की चमक कैसी है, 20 कैंडल्स के बराबर होती है, राइट। बाकी चीजों को जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को हम आगे चल के पढ़ने ही वाले हैं हमारे सिलेबस के अंदर। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। जो भी क्वांटिटीज किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसकी यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट हम गिनते हैं मीटर में और टाइम गिनते हैं सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा या मीटर पर सेकंड, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, है ना। उसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होते हैं वैसे उसके टाइम के साथ साथ जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। अब वेलोसिटी का हमें मिल गया है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये मिल जाएगा हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब है। वैसे अगर फोर्स की हम बात करें, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसके अंदर अगर हम केजी डाल दें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दें, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स का यूनिट मिलेगा। फोर्स का और एक यूनिट है जो कि है न्यूटन, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये सब में आ गया होगा आपको, राइट। अब बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो जो भी ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो भी कुछ एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके अगर हम बात करें तो दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है ये इसको हम देखेंगे। प्लेन एंगल को हम डी थीटा या थीटा से भी दिखाते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक सर्कल है ना, एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर ये P से ये गया Q तक, तो ये P से Q तक जाते वक्त इसने जो भी एंगल सबटेंडेड किया है उसको हम कहते हैं एंगल, है ना। जो भी उसने एंगल सबटेंड किया है, यानी ये पोजीशन वेक्टर बोल सकता है। मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये समझ लीजिए Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है। तो यहाँ से ये पार्टिकल P से Q तक गया, है ना। तो इसने क्या किया, एक एंगल सबटेंड किया, तो उसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल का फॉर्मूला है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल का क्या है, आर्क अपॉन रेडियस है, ठीक है। आर्क क्या होता है, QP होता है, और रेडियस क्या है, रेडियस मान लो R है ना। तो ये इसका एंगल मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर बात करें इसका, अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी लिखते हैं बच्चों रेडियन में, है ना। इसका यूनिट लिखते हैं हम रेडियन में। 1 रेडियन इज इक्वल टू, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल बच्चों जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, इस तरह से होता है। वो आइसक्रीम के कोन को आप कहीं से भी काट लीजिए, जो जो एंगल मिलेगा आपको इस तरह से, वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा या ओमेगा से, राइट। इसके अगर हम बात करें तो जो सरफेस एरिया होता है डिवाइडेड बाय, जब इसका रेडियस होता है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, इसके रेडियस को स्क्वायर कर देंगे और किसको डिवाइड कर देंगे, सरफेस एरिया को, तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल मिलेगा। जैसे मान लो इसका सरफेस एरिया है D और इसका रेडियस का स्क्वायर है R स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। अगर पूरे
स्पीयर है हमारे पास और पूरे स्पीयर का सॉलिड एंगल निकालना है, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे r² से, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे स्पीयर का जो सॉलिड एंगल मिलेगा वो हमें मिलेगा 4π मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम यूनिट है इसका स्टेराडियन, इसका यूनिट है स्टेराडियन, राइट। अब बात करते हैं बच्चों कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, यानी जब हम एसआई यूनिट यूज करते हैं तो उसके लिए क्या क्या कन्वेंशंस हम यूज करते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला कन्वेंशन है बच्चों, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। यानी मान लीजिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसके यूनिट्स दिखाएं तो उसके यूनिट्स को हम सिंबल में दिखाते हैं। जैसे अगर हमारे पास मास है, हमें मास बताना है, तो उसका मास का हम सिंबल लिखेंगे केजी, लेंथ दिखानी है तो लेंथ का हम दिखाएंगे मीटर, टाइम दिखाना है तो टाइम दिखाएंगे हम सेकंड से, टेम्परेचर दिखाना है तो टेम्परेचर दिखाएंगे केल्विन से। इस तरह से हम उसके सिंबल से उसे दिखाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करें, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, यानी यहां पर जब हमने केजी लिखा है, अब ये केजी अगर हमें किलोग्राम लिखना है, किलोग्राम लिखना है, तो यहां पर जो भी है इसका के जो है हमेशा स्मॉल रहेगा। न्यूटन लिखना है ना, 1 न्यूटन लिखना है, तो ये न्यूटन जो होता है ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। लेकिन सिंपली एन जब लिखना है, साइंटिस्ट को डिनोट करता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो वो हम एन जो है वो कैपिटल में लिखेंगे। जैसे हमने जूल लिख दिया, तो जूल पूरा जब लिखेंगे तब हमें शॉर्ट में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। लेकिन जब सिंपली उसका सिंबल दिखना है शॉर्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल जे में लिख देंगे, है ना। तो अब दूसरा है, तीसरा है, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हमें लिखना है किलोग्राम, है ना, तो हम इसको किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, इस तरह से लिखेंगे, या 1000 केजी लिखेंगे, केजी एस नहीं लिखेंगे। यानी ये अगर हम केजी एस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास और कोई यूनिट है तो यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म में इसको किलोग्राम्स नहीं लिखोगे, क्योंकि उसका मतलब बदल जाता है। नेक्स्ट आता है, जब आप कोई सिंबल लिखते हो तो उसके सामने आप फुल स्टॉप नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पर केजी डॉट नहीं डालोगे, मीटर डॉट नहीं डालोगे, इससे उसका मीनिंग बदल जाता है, राइट। तो यूनिट, तो पांचवा पॉइंट है, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। यानी मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम इसे मीटर टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो इसको एक ही रेशो में हमें लिखना है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे हमने लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया था हमने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, केजी मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर हाइफन देके। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट्स is avoided when physical quantity is expressed by combination of two. Example, जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पर लिखा है जूल पर केजी केल्विन लिखा है, तो जब आप यूज करते हो तो आप या तो पूरा लिख लो, जूल पर किलोग्राम केल्विन, इस तरह से लिख लो, या फिर जूल पर केजी केल्विन इस तरह से लिख लो। लेकिन आप इस तरह से नहीं लिख सकते, जूल पर केजी केल्विन इस तरह से नहीं लिखा जाता है इसे, है ना। या तो इस तरह से लिख लो या इस तरह से लिखो, लेकिन इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इसका मीनिंग बदल जाता है, राइट। अब 7वां पॉइंट आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रीफिक्स है,
मान लो हमारे पास 1 मिली सेकंड है, तो मिली सेकंड को हम अगर लिखेंगे 1 ms लिखेंगे, राइट, या फिर 1 माइक्रो सेकंड है ना, माइक्रो सेकंड, तो उसको 1 μs लिखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ सेकंड हो जाता है। उसी तरह से 1 नैनो सेकंड भी आप लिख सकते हो, राइट। 1 नैनो सेकंड क्या है, 1 ns लिख दिया है, 1 ns इज इक्वल टू 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ सेकंड हो जाता है, राइट। लेकिन आप इसको 1 ms इस तरह से नहीं लिख सकते, 1 नैनो सेकंड को 1 ms नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा, इससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस और हाइफन देना पड़ेगा जब आप कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या थोड़ी सी स्पेस देके भी लिख सकते हो। लेकिन आपने इस तरह से इसको लिख दिया है जोड़ के, तो ये मिली हो जाएगा, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले वीडियोस में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ को।